चलिए टॉपिक है, ये चैप्टर है सीधा सीधा बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल से भी कुछ स्पेसिफाइड क्वेश्चन है जो पेपर में आज में लिए जाएंगे सीधे सीधे। वो वन सबसे आसान चैप्टर माना जाएगा ये, ऑर्गेनिक की तरफ मान लो या कैसे भी मान लो, स्कोरिंग चैप्टर है। क्या बेटा याद है? तो याद है तो अच्छी बात है, वरना करते चलेंगे। बायोमोलिक्यूल के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट। क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट। के कार्बोहाइड्रेट होते क्या, डिफाइन करने के लिए कह दे तो कह दे, केस स्टडी में दे दे तो केस स्टडी में दे दे, वो उसकी हेडेक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन and aldehyde. These compound hydrolyze into simpler unit easily. ये कंपाउंड हाइड्रोलाइज हो जाते हैं आसानी से। 2 में टूट जाए, 3 में टूट जाए, 4 में टूट जाए, 1000 में टूट जाए, 50,000 में टूट जाए, इनका आसानी से ब्रेक डाउन हो सकता है पानी में जाने के बाद, यानी कि ऑन हाइड्रोलाइसिस। अब कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम जो इन्होंने डिफाइन करा है वो हमारे पास क्या है? सैकराइड। क्या है? सैकराइड। सैकराइड जो वर्ड लिया गया है वो लिया गया है सैकरोन से। किससे लिया गया है? सैकरोन से, जिसका मतलब होता है स्वीट। जिसका मतलब क्या है? स्वीट, मीठी चीजें। जो भी कोई मीठी चीज होगी उसे सैकरोन कह दिया जाएगा या फिर सैकराइड कह दिया जाएगा। और नॉर्मली इसे किस नाम से जानते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज जो आएगी वो आएगा इसका क्लासिफिकेशन, के कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या हो गया? क्लासिफिकेशन कितने तरीके का होता है? तो इसकी बात करें हम, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अलग अलग बेसिस पे। सबसे पहले हमने जो क्लासिफिकेशन दिया वो दिया मोनोसैकराइड को। किसको दिया? मोनोसैकराइड। यानी कार्बोहाइड्रेट की एक क्लासिफिकेशन टर्म है जो क्या है? मोनोसैकराइड। ऐसे सैकराइड जो पानी में जाने के बाद सिंपलर यूनिट ही नहीं देंगे, जैसा है वैसा का वैसा ही होगा। दोज सैकराइड which do not hydrolyze, या लिखे which do not give simpler unit on hydrolysis. कोई सिंपल यूनिट नहीं मिलेंगी। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल में आ जाएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, इसके एग्जाम्पल है। दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा, ओलिगोसैकराइड। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होगा? ओलिगोसैकराइड। लिखो मन बेटा, ऐसे बात में कर लेना, फोटो ले लेना, समझ लो सिर्फ। ओलिगोसैकराइड ऑन दो सैकराइड which on hydrolysis give 2 से 10 सिंपलर यूनिट। ये ध्यान रखना, 2 से 10 सिंपलर यूनिट। 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है, 9 भी दे सकता है। तो ऐसे कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो 2 से 10 यूनिट डिजोल्व पानी में हाइड्रोलाइज होने पर हमें प्रोवाइड करेंगे, उन्हें क्या कह दिया गया? ओलिगोसैकराइड। जैसे डाइसैक 2 दे रहा है तो डाइसैकराइड, 3 दे रहा है तो ट्राइसैकराइड, 4 दे रहा है तो टेट्रासैकराइड। इस तरीके से आप उसका आगे की तरफ क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल आएगा, फॉर एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। 1 2 3 और भी बहुत सारे हैं, बट हम इन 3 के साथ चलेंगे। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। और तीनों के तीनों डाइसैकराइड। कैसे सैकराइड है? डाइसैकराइड। अगर यहां पे
हाइड्रोलाइसिस करेंगे, सुक्रोज का हाइड्रोलाइज करेंगे, वाटर इसके अंदर ऐड करा तो हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज और साथ में क्या मिलेगा, बीटा डी फ्रक्टोज। जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे किसे, लैक्टोज को, किसको हाइड्रोलाइज करेंगे, लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करेंगे, तो लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस पे हमें दो चीजें मिलेंगी, पहला बीटा डी गैलेक्टोज और दूसरा हमें मिलेगा बीटा डी ग्लूकोज, दो कंपोनेंट। और ये एज इट इज याद कर लेना। उसके बाद हमारे पास आता है माल्टोज। माल्टोज को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे, पहला क्या मिलेगा, अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा भी क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज। सीधा सीधा एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे वहां पूछ लिया जाएगा। उसके बाद हमारा कौन सा आता है, पॉलीसैकेराइड। कौन सा आएगा, पॉलीसैकेराइड। दो सैकेराइड which give more than 10 simpler unit, more than 10 simpler unit on hydrolysis, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, पॉलीसैकेराइड। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल होंगे हमारे पास, पहला एग्जाम्पल स्टार्च, दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, सेल्यूलोज और तीसरा हमारे पास होगा ग्लाइकोजन। क्या होगा, ग्लाइकोजन। अब इनकी अगर बात करी जाए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्च की। किसकी बात करेंगे, स्टार्च की। हमारे पास पहला कंपोनेंट है स्टार्च। स्टार्च से जो क्वेश्चन बनता है, ये बनता है कि स्टार्च के अंदर दो सब कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, दो सब कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है एमाइलोज और दूसरा हमारे पास होगा एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, फर्स्ट वन इज एमाइलोज और सेकंड वन इज एमाइलोपेक्टिन। यहां पे जो एमाइलोज हमारे पास होगा, इट इज वाटर सोलेबल, इट इज वाटर सोलेबल। और ये जो हमारे पास दूसरा होगा, इट इज वाटर इनसोलेबल, वाटर इनसोलेबल। यहां से ये क्वेश्चन हमेशा पेपर के अंदर बनता है कि स्टार्च के अंदर राइट डाउन द टू कंपोनेंट ऑफ स्टार्च, पहला एमाइलोज और दूसरा एमाइलोपेक्टिन। एक वाटर सोलेबल है और एक वाटर इनसोलेबल है। जो पानी में घुलेगा वो एमाइलोज और ये कितना होगा, एमाइलोपेक्टिन, वाटर इनसोलेबल कंपाउंड। इसमें एक क्वेश्चन ग्लाइकोजन से बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को हम एनिमल कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिमल कार्बोहाइड्रेट। इट इज प्रेजेंट इन लीवर, मसल और ब्रेन। इन तीन जगहों पर ये प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि विच कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज एनिमल कार्बोहाइड्रेट, तो आप उसे क्या जवाब दोगे, ग्लाइकोजन। और ये कहां कहां प्रेजेंट होता है, मसल, ब्रेन और लीवर के अंदर प्रेजेंट होगा। क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे, एक और क्लासिफिकेशन आता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट को एक और तरीके से क्लासिफाई करा जाता है दो केसेस में। पहला होता है रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, और दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, एक रिड्यूसिंग शुगर और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगर हम सबसे पहले बात करें किसकी, रिड्यूसिंग शुगर की, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी, दोज कार्बोहाइड्रेट which consist of free aldehyde or ketone group and reduce tolerance and failing solution।
tolerance and failing solution are termed as reducing sugar. उसे क्या बोला जाएगा? reducing sugar बोला जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात में। जिसके पास फ्री क्या होंगे? एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होंगे तो वो किस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे? रिड्यूसिंग शुगर के अंदर आ जाएंगे। ऑल मोनोसैकेराइड, जितने भी मोनोसैकेराइड हैं, प्लस डाइसैकेराइड, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? सुक्रोज को छोड़कर किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा। और इसका अपोजिट नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो होंगे दोज विच डू नॉट कंटेन फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप इन कार्बोहाइड्रेट आर सेड टू बी एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। उन्हें क्या बोल दिया जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोल दिया जाएगा। क्लियर है बात? उसमें क्या आप सुक्रोज का एग्जांपल ले सकते हैं और पॉलीसैकेराइड का आप उसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं। क्लियर? अब जो क्वेश्चनिंग हमारे पास आएगी वो आएगी ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में कई क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं वहां पे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6। इट इज अ एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस, ये क्या है? एल्डोहेक्सोस है क्योंकि इसके अंदर कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। ध्यान रखिएगा। इट इज ए डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। इट इज ए डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। डेक्स्ट्रो रोटेटरी छोड़ दीजिए, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिख लीजिए। कैसा लिख लेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब इसकी प्रिपरेशन, मेन बात आ जाती है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करी है हमने। तो प्रिपरेशन दो चीजों से कर सकते हो। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, कोई बताएगा? पहला सुक्रोज से भी कर सकते हैं, या लिख दे बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, और दूसरा बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। यहां से कोई ऐसी खास क्वेश्चनिंग नहीं आती है पेपर के अंदर, बस ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या है। और ये क्या है? एक एल्डोहेक्सोस है। कैसा हेक्सोस है? एल्डोहेक्सोस है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी लेवियो प्लस माइनस दोनों कंसीडरेशन में जाता है। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, या बनेगा कैसे स्ट्रक्चर की? CHO, C4 CH2 OH, OH 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 OH। ये इसकी फिक्स कॉन्फ़िगरेशन है, आप इसे चेंज नहीं करेंगे। ये इसकी फिक्स कॉन्फ़िगरेशन है। ये एल्डिहाइड ग्रुप इसकी पहली पोजीशन पे प्रेजेंट होगा यहाँ पे। यही सबसे पहले रिएक्शन करेगा। बाकी ये पॉलीहाइड्रोक्सी यहाँ पे कनेक्टेड है और लास्ट में भी हमारे पास क्या है? एल्कोहल ग्रुप ही ऐड होता है वहां पे। सीधी बात। पहला क्वेश्चन जो आपका पुटअप हो सकता है, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर विद एग्जांपल। उसके बाद ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड या फिर मोनोसैकेराइड का एग्जांपल। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट पूछ सकता है, एक क्वेश्चन वहां से आ जाएगा। एक क्वेश्चन स्टार्च से आ सकता है कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि एनिमल कार्बोहाइड्रेट किसे कह दिया जाता है? तो ग्लाइकोजन को कह दिया जाता है। किसको कह दिया जाएगा? ग्लाइकोजन। और परमानेंटली जिस क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। कहां से आते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। इसका फोटो ले लीजिए फटाफट। वीडियो बंद करवा ले। कोई बात नहीं दोस्त। चलिए क्लियर है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। यहां से बहुत क्या पूरे ही चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब हमारे पास है केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को अगर हम यहां लिख लेंगे, सबसे पहले ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन हम करवाएंगे HI के साथ। किसके साथ? HI के साथ। अगर इसके साथ करवा दे तो हमें क्या मिलेगा? N-हेक्सेन मिलेगा। सिंपल। अगर हमारे पास ग्लूकोज है CHO,
CHOH की होल 4 CH2OH। अगर इसकी रिएक्शन HI के साथ हो जाए तो ये हमें क्या देगा, 1 2 3 4 5 6 एनहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एनहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी जो हमारी रिएक्शन होगी, ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करवा दे हम? हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ करवा दे, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ। तो इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ऑक्साइन मिलेगा। CHO CHOH होल 4 CH2OH। ठीक है, इसकी अगर हम रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? NH2OH, हाइड्रोक्सिल ऑक्साइन में, और प्रोवाइड क्या कर रहा है हमारे पास? ऑक्साइन। C डबल बॉन्ड N OH H CHOH की होल 4 CH2OH। ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास क्या है? ऑक्साइन। HI के साथ रिएक्शन कर रहा है, एनहेक्सिन हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ कर रहा है तो ऑक्साइन हमें प्रोवाइड मिला। तीसरा, अगर ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन आप किसके साथ करा दें? साइनोहाइड्रिन। किसके साथ करवा दें? साइनोहाइड्रिन या हाइड्रोजन साइनाइड, सॉरी, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ आप रिएक्शन करवा दें तो हमें क्या मिलेगा? साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। CHO CHOH की होल 4 CH2OH। इसकी रिएक्शन HCN के साथ अगर हम करा रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट आएगा CnOH CHOH की होल 4, यहां क्या आ जाएगा हमारे पास? CH2OH। ये हमारा क्या बना? साइनोहाइड्रिन। यहां से भी क्वेश्चन पूछ ले, एक तो आएगी केमिकल रिएक्शन, दो कर दे वो 2 नंबर में तो बात अलग है। MCQ में भी पूछ लेगा या कैसे भी क्वेश्चनिंग में आ जाएगी। उसके बाद जो इसकी केमिकल रिएक्शन होगी, 5th वन इज 4th वन, ग्लूकोज प्लस ब्रोमीन वाटर। किसके साथ करेगा? ब्रोमीन वाटर के साथ करेगा। इन दोनों के बेसिस पे हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड CHO CHOH की होल 4 CH2OH। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं? ब्रोमीन वाटर के साथ हम इसकी रिएक्शन करवा दें, इट विल गिव COOH CHOH की होल 4 CH2OH, दैट इज ग्लूकोनिक एसिड। फर्दर इस ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन भी करा लेता है। क्या करा लेता है? ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन करवा के आपको क्या मिलेगा? सैक्रिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? सैक्रिक एसिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सैक्रिक एसिड। यदि मैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा दूं, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, तो अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको रिजल्ट में मिलेगा सैक्रिक एसिड। क्या मिलेगा? सैक्रिक एसिड, जो कि हमारा अगेन ये कंपाउंड HNO3 की प्रेजेंस में करा देगा। ध्यान रखिएगा, HNO3 की प्रेजेंस में चल रहा है तो क्या मिलेगा हमें? सैक्रिक एसिड ही प्रोवाइड होगा। यहां से क्वेश्चन बनेगी एक रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। जब हम इसके साथ कराएंगे हमें मिलेगा पेंटा एसीटेट। क्या मिलेगा? पेंटा एसीटेट। CHO CHOH होल 4, it will give CH2OH एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये हमें क्या प्रोविजन में चला जाएगा? CHO CHO C डबल बॉन्ड O CH3 की होल 4 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। ये भी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये केमिकल रिएक्शन है, यहां से एक रिएक्शन आएगी या क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये आपको फिक्स होना चाहिए, ना कुछ घटता ना कुछ बढ़ता, सीधे एक्यूरेट। वो रिएक्शन में कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन से दे दे या किसी भी तरीके से वो आस्किंग आपसे कर लेगा। क्लियर है इतनी बात? करिए, क्लिक करिए इसका फोटो फटाफट।
चलिए बात करेंगे एनोमर्स की। एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर एनोमर्स? क्या आता है? एनोमर्स। ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। एनोमर क्या होता है? द एल्फा एंड बीटा फॉर्म, द एल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ carbohydrate, alpha and beta form of carbohydrate is said to be as एनोमर। उसे क्या बोला जाएगा? एनोमर्स बोला जाएगा। एक क्वेश्चन जो आता है, इनवर्ट शुगर, व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्ट शुगर? होता क्या है, जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, क्या करवाते हैं? हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो ये डेक्स्ट्रो से किस में कन्वर्ट हो जाती है? लेवियो में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कन्वर्जन होता है? द साइन विल रोटेट फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लेवियो। इस वजह से सुक्रोज को क्या कहा जाता है? इनवर्ट शुगर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा। द सुक्रोज इज सेड टू बी एज invert sugar because on hydrolysis its sign change from dextro to levy. That's why it is said to be as invert sugar. ठीक है, ये क्वेश्चनिंग वहां से आ सकती है। बाकी एक क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है, व्हाट आर एप्लीकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या कार्बोहाइड्रेट का यूज क्या है? एप्लीकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखिए पहला तो यूज यही है इसका कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी। दूसरा, सेल वॉल ऑफ प्लांट are made up of कार्बोहाइड्रेट। किससे बनेगी? कार्बोहाइड्रेट से। तो आप एक सेल वॉल वाला याद कर लीजिएगा, मोर देन एनफ है। एक ही पूछेगा, वो पूछेगा भी तो सीधी एमसीक्यू में वैसे आता नहीं है, केस स्टडी में कभी कभी कह दिया जाता है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इसके बाद जो बेसिक क्वेश्चन है वो केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज से ही आएगा। जो मोस्टली वो प्रोबेबली पूछेगा क्वेश्चन, वो कहां से पूछेगा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज से आस्किंग मिलेगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक चलता है, यानी कि इसी को आगे बढ़ाते तो आता है एमिनो एसिड। क्या आता है? एमिनो एसिड। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which consist of amine and carboxyl group are said to be as amino acid। उन्हें क्या बोला जाएगा? एमिनो एसिड बोला जाएगा। मान लीजिए कार्बन की चेन है हमारे पास, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है और कहीं भी उसकी एक स्पेसिफाइड पोजीशन पे एमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड का इंपॉर्टेंट रोल है कि ये प्रोटीन मेकिंग में हमारी हेल्प करता है। जो प्रोटीन बनता है वो किससे बनेगा? अमीनो एसिड से ही बनेगा। अमीनो एसिड का भी क्लासिफिकेशन कई तरीके से करा गया है। तो पहले अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, देखिए पहला हमने दिया है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एमाइन की पोजीशन के बेसिस पे। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, कंपाउंड है, तो एल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये ओमेगा, उससे आगे माने डेल्टा। तो जो एमाइन अल्फा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है वो अल्फा एमिनो एसिड, जो बीटा पे जुड़ा हुआ है तो बीटा एमिनो एसिड, गामा पे जुड़ा हुआ है तो गामा एमिनो एसिड। जैसे मान लीजिए CCCOOH, यहां मैं NH2 जोड़ देता हूं तो इसे हम क्या कहेंगे? अल्फा एमिनो
एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? अल्फा एमिनो एसिड। उसके बाद दो तरीके के अमाइनो और होते हैं जो पेपर में बहुत बार पूछे जाएंगे। पहला एसेंशियल एमिनो एसिड और दूसरा नॉन एसेंशियल एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड है जो हमारी बॉडी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती। अगर कोई बॉडी अमीनो एसिड, कुछ ऐसे अमीनो एसिड है जिनको वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, उसे बाहर से चाहिए वो किसी अदर सोर्सेज से, तो उन्हें क्या कह दिया जाएगा? एसेंशियल एमिनो एसिड। और ऐसे एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद बना रही है तो उसे क्या बोला जाता है? नॉन एसेंशियल। उसे हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं। क्लियर है इतनी बात? लिख लो सर। बात है एसेंशियल एमिनो एसिड। क्या आएगा? एसेंशियल एमिनो एसिड। दोज एमिनो एसिड which are not manufactured by the body, those amino acids which are not manufactured by the body are called essential amino acid। उन्हें क्या बोला जाएगा? essential amino acid बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई बताएगा क्या बनेगा एग्जाम्पल? वेलिन। ठीक है, एक बहुत आपके लिए। उसके बाद नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड में क्या क्या आ जाएगा? वो जो शरीर खुद मैन्युफैक्चर करता है। दोज एमिनो एसिड विच आर manufactured by the body called non-essential amino acid। इसमें एग्जांपल आप ग्लाइसिन ले सकते हैं। एक एक एग्जांपल तो आपको याद होना ही चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चनिंग आपसे पूछी जाती है वो प्रोटीन आ जाता है टॉपिक। क्या आ जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन इज अल्फा polymer of alpha amino acid। polymer of alpha amino acid। जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में कनेक्ट होते हैं, एक चेन बना ले पूरी कंप्लीट एमिनो एसिड की, तो वो क्या बना लेता है? प्रोटीन बना लेता है। ठीक है। अब दो एमिनो एसिड जिस लिंकेज से अटैच होते हैं उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन पेप्टाइड लिंकेज या शो पेप्टाइड लिंकेज। द टू एमिनो एसिड आर लिंक टुगेदर थ्रू NC linkage called पेप्टाइड लिंकेज। उसे क्या बोला जाएगा? पेप्टाइड लिंकेज बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए CrNH2 C डबल बॉन्ड O OH, एक दूसरा कंपोनेंट लेते हैं HNH C डबल बॉन्ड O OH। यहां से ये गया, यहां से रिमूव होगा वाटर, तो हमारे पास क्या बना? NHCr C डबल बॉन्ड O NHCr C डबल बॉन्ड O। इस लिंकेज को हमने क्या नाम दिया गया? पेप्टाइड लिंकेज। कौन सी लिंकेज कहा जाएगा? पेप्टाइड लिंकेज। अगर दो एमिनो एसिड के बीच लिंकेज है तो कौन सी? मोनोपेप्टाइड। दो के बीच है तो डाइपेप्टाइड। तीन के बीच है तो पॉलीपेप्टाइड कह सकते हो आप, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। तो एमिनो एसिड के अंदर, ये सॉरी प्रोटीन के अंदर जब दो अल्फा एमिनो एसिड आपस में कनेक्ट होते हैं तो उस लिंकेज को क्या कह दिया जाता है? पेप्टाइड लिंकेज कह दिया जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, या इससे पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्रोटीन। टाइप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के दो टाइप होते हैं, पहला फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन।
पहला फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन। ये इसका पूरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, सिर्फ एक हिंट आउट है कि ये चीजें होती हैं, उसमें ज्यादा नहीं जा रहे। फाइब्रस प्रोटीन इट इज वाटर इनसोलेबल, इट इज वाटर इनसोलेबल, बालों में होता है, हेयर्स में मिलेगा, मसल्स में मिलेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? केराटिन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास? केराटिन। इट इज वाटर सोलेबल, इट इज वाटर सोलेबल, पानी में आसानी से घुल जाएगा। और इसका जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है इंसुलिन, इंसुलिन या फिर एल्ब्यूमिन, दो टाइप के होते हैं। उसके बाद प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं। कितने स्ट्रक्चर होते हैं? 4 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा टर्शरी स्ट्रक्चर और चौथा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, क्वेश्चन वहां से बनेगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरीके के, पहला अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और दूसरा बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। पहले इसे खींच लीजिए, इसे देख लीजिए, जब उस पर आगे बढ़ते हैं फटाफट करिए। प्रोटीन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर कौन कौन से? पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर, यहां से क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल चेन स्ट्रक्चर होती है। अगर हम सीधे एक अल्फा अमीनो की चेन ले लें तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगी? प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाएगी। दूसरा हम बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर, किसकी बात करें? सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तरीके के होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और एक बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें कौन सी बॉन्डिंग वर्क करती है, विच बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन दिस। इसमें क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं या डाइसल्फाइड लिंकेज, सिंपल कहते हैं सल्फाइड लिंकेज। उसके बाद हमारे पास आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। कौन सा आता है? टर्शरी स्ट्रक्चर और एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वेश्चनिंग यहां से अल्फा और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा में कुछ इस तरीके की चेन बनती है जहां पे N और C डबल बॉन्ड हो, इनके बीच दिखा दिया जाता है इस तरीके से। जो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर होता है उसी अल्फा अमीनो को ओपन करके दिखा दिया जाता है, नहीं बहुत सारी चेन आपस में लिंक होगी एक दूसरे से, डाइसल्फाइड लिंकेज हो या फिर हाइड्रोजन लिंकेज हो। उसमें ये क्वेश्चन है कि कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सल्फाइड लिंकेज। यह ऐसे ही टर्सरी में आपसे क्वेश्चन, कंप्लीट स्ट्रक्चर यही बनता है। किसी भी प्रोटीन का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा वो कहां पे बनेगा? टर्सरी में बनेगा। यहां पे कह दे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है, वेंडरवॉल फोर्स भी प्रेजेंट है, सल्फाइड लिंकेज भी प्रेजेंट है। क्या है? सल्फाइड लिंकेज भी प्रेजेंट है। क्वाटरनरी से ऐसा कोई ज्यादा नहीं आता। ठीक है, तो मेन है कि सेकेंडरी और टर्शरी। उसके बाद क्वेश्चनिंग आ जाती है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में क्या होगा कि हमारे पास कोई भी प्रोटीन होगा, यदि वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को खो दे, किसी भी कारणवश उसकी पीएच वैल्यू चेंज हो जाए, उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, उसकी वजह से जो प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता उसे खत्म कर देता है, उसमें उसका क्वाटरनरी, टर्सरी और सेकेंडरी तीनों स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिर्फ एक स्ट्रक्चर बचता है, वो क्या होता है? हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या बोलेंगे? ड्यू टू change in external condition, the protein lose its biological activity, due to which its secondary, tertiary structure destroyed. Only primary structure survive. Only primary structure survive. इसे क्या कह दिया जाता है? डीनेचुरेशन ऑफ
प्रोटीन कह दिया जाता है। पेपर में हमेशा आता है ये क्वेश्चन भी, या तो कहां से आए, स्ट्रक्चर से आ जाए कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, किसी भी तरीके से। और ध्यान रखना अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की बॉन्डिंग और उसकी डिफाइन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरी तरफ बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर, इसमें क्लियर है। जैसे इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ एग, बॉइलिंग ऑफ एग, जब हम किसी एग को उसकी नेटिव फॉर्म से लाके उसे बॉईल कर दे, आमलेट वामलेट बना ले, तो उसमें प्राइमरी प्रोटीन तो मिलेगा, और उसके जो सेकेंडरी टर्सरी प्रॉपर्टीज है, शायद वो चूजा बनता बड़ा होके वो खत्म हो गया। अब सिर्फ प्राइमरी प्रोटीन रह गया जो आप इम्यून सिस्टम बनाओगे। क्लियर है?